हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अपग्रेड एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आज का सेशन आप देख रहे होंगे बोर्ड पे ईस्टर्न प्लेटू, हम लोग को दक्षिण भारत का पूर्वी पठार आज पढ़ना है। लेकिन इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ अपने दोस्तों से इसको शेयर करके सब्सक्राइब करवाएं। अगर जरा सा भी आपको लेक्चर में आपको लाभ मिले तो प्लीज़ आप लोग थोड़ी सी हेल्प करें, ठीक है। अब उन बच्चों के लिए जो आज पहली बार इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको बता दें कि हम लोग दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार यहाँ पर कवर कर रहे हैं, और उसको भी बहुत क्रमबद्ध तरीके से उसको हम लोग ने अलग अलग भागों में बांट के पढ़े। तो उसमें हम लोग जो अलग अलग भागों में पढ़े उसमें हम लोग अरावली का पार्ट कवर कर लिया है, मध्यवर्ती उच्च भूमि का पाठ हमने पढ़ लिया है, और दक्कन का पठार भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। और उन तीनों पहाड़ को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े हैं। आज का जो आपका पार्ट है आपका पूर्वी पठार, उसके बाद आपके दो भाग और बचेंगे, एक पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत, उसको हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें तथ्यात्मक चीजें उसमें ज्यादा हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगला लेक्चर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि महत्वपूर्ण सारे लेक्चर है, क्योंकि सब में फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों में आपको बता रहा हूँ। अगर जहां जहां कॉन्सेप्ट की जरूरत है तो हमें कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो कंसेप्ट और फैक्ट दोनों आपको मिलेगा। खैर, आज का जो टॉपिक है देखिएगा, पूर्वी पठार। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैं पूर्वी पठार को भी क्या किया हूँ कि अलग अलग उसके पठारों में डिवाइड कर दिया हूँ। जैसे कि बघेलखंड का पठार, दंडकारण्य, छत्तीसगढ़ का पठार का ही दक्षिणी हिस्सा है दंडकारण्य का पठार, अभी देखेंगे। फिर छोटा नागपुर का पठार और शिलांग का पठार, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार, और ये आपका शिलांग का पठार, जो आपके प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तृत रूप है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए क्रम से पढ़ेंगे। सबसे पहले बघेलखंड का पठार। दोस्तों, अगर बघेलखंड के पठार को देखें और आपने पिछला लेक्चर जिन्होंने देखा है उनको बहुत आसानी समझ में आएगा। जिन्होंने नहीं देखा हो जाके देख लें, मैं एक मैप के माध्यम से इसकी अवस्थिति बताया था, और आज भी वही करूंगा। यहाँ पर बघेलखंड के पठार से इसकी अवस्थिति आप ध्यान में रखिएगा। बाकी जो ज्यादा महत्वपूर्ण पठार है वो छोटा नागपुर और शिलांग का पठार है, ठीक है। वो बहुत महत्वपूर्ण पठार है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आए हुए हैं। खैर, आप बघेलखंड का पठार देखिए। तो बघेलखंड का पठार की स्थिति क्या है, अवस्थिति क्या है। अगर आपने पुराना पिछले लेक्चर का मैप देखेंगे तो उसमें मैंने बनाया था, इसी से लगा हुआ ये भाग आपका पड़ता था आपका बुंदेलखंड का पठार। और इसी के अगर हम उत्तर पश्चिम में जाएं तो यहाँ पर एक और लगा रहता था, वो क्या था आपका मालवा का पठार। तो देखिए, इधर क्या है आपका बुंदेलखंड का पठार, और फिर इधर क्या है आपका मालवा का पठार। और इसी बघेलखंड और बुंदेलखंड के बीचों बीच क्या मतलब, इनसे होते हुए आपका जो विंध्यन श्रेणी विंध्यन श्रेणी गई थी, उसी का एक पहाड़ी यहाँ पड़ती है। विंध्यन श्रेणी ऐसे विस्तृत है, उसी के एक पहाड़ी यहाँ पर श्रेणी है, कह सकते हैं आप, वो विस्तृत है। तो उसका नाम क्या है आपका मैकाल। तो मैकाल श्रेणी का यहाँ पर इसके पश्चिम में या फिर उत्तर पश्चिम में एकदम लगा हुआ है, तो आप कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अवस्थिति आपको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से क्या है, चीजें भूलेंगे नहीं, आपको समझ में आ जाएगा कि बुंदेलखंड है, फिर आपका बघेलखंड है, फिर उससे लगा हुआ आपके उसके पूर्व में क्या है आपका पूर्व में। देखिए, बघेलखंड का पठार, इसके पूर्व में क्या है आपका छोटा नागपुर पठार। मैंने पहले बताया ये छोटा नागपुर का पठार है। क्या है ये, छोटा नागपुर पठार। ये क्या है, दंड कारण्य का पठार, ठीक है। और ये आपका शिलांग का पठार है। ये क्या है, शिलांग पठार। और ये आपका ये वाला पार्ट है जो आपका बघेलखंड, ठीक है। तो इस तरीके आपको अवस्थिति बघेलखंड की समझ में आ रही होगी। और अगर इसके हम एकदम उत्तरी भाग की बात करें तो उत्तर में इसके सोनपुर की पहाड़ियां, एक अगर इसके उत्तर में बात करें तो सोनपुर की पहाड़ी, और दक्षिण में अगर इसकी बात करें तो रामगढ़ की पहाड़ियां मिलती हैं। तो इस तरीके से इसकी स्थिति अवस्थिति आपको समझ में आ गई। आप लिखा है देखिए, मैकाल के पूर्व में, मतलब ये अगर मैकाल है तो इसके पूर्व में पड़ता है, उत्तर में इसकी सोनपुर की पहाड़ियां, यहाँ की बात कर रहे हैं सोनपुर की पहाड़ियां, और दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियां, और यहाँ पर क्या है ये रामगढ़ की पहाड़ियों के बीच में इसकी उपस्थिति है। इतना आपको जानिए बघेलखंड के पठार में, और बहुत ज्यादा इसमें बघेलखंड के पठार से क्वेश्चन आने वाला है नहीं, बस इसकी अवस्थिति आपको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि स्टेटमेंट या तथ्य के रूप में भी पूछा जा सकता है ना।
अब अगला है आपका छत्तीसगढ़ का पठार, दंडकारण्य का पठार। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर छत्तीसगढ़ का भी पठार लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। अगर हम इसको यहाँ से ध्यान से देखिए, आपका बघेलखंड का पठार दक्षिण में ना, बघेलखंड के पठार के दक्षिण में ही आपका दंडकारण्य का पठार की अवस्थिति है। लेकिन दंडकारण्य के पठार जाने से पहले जान लीजिए कि बघेलखंड के पठार से दक्षिण में आपका छत्तीसगढ़ का पठार, जो छत्तीसगढ़ का पठार जो है छत्तीसगढ़ में ज्यादा विस्तृत है, इसलिए उसी के नाम पे आपका पड़ा हुआ है। तो उसी के दक्षिण में, मतलब छत्तीसगढ़ के पठार का जो दक्षिणी हिस्सा है वो आपका क्या है, दंडकारण्य। और दंडकारण्य सिर्फ छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। दंडकारण्य का पठार देखिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्रा में विस्तृत। आंध्रा में कहने का मतलब आंध्र का उत्तरी, एकदम उत्तरी सिरा उससे लगा हुआ है। उड़ीसा का भी थोड़ा सा भाग इधर से लगा हुआ है। और छत्तीसगढ़ का देखिए इधर से छत्तीसगढ़ विस्तृत है, ये है ना। तो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी, आंध्रा का उत्तरी और थोड़ा सा उड़ीसा का पार्ट लगा हुआ है। इस तरीके से आपका दंडकारण्य का विस्तार हुआ है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का जो पठार है इधर मतलब ये पूरा दंडकारण्य को लेते हुए मैं बात कर रहा हूँ, जो छत्तीसगढ़ का भाग है उसको लेते हुए अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के पठार में ही छत्तीसगढ़ की बेसिन आपने सुना होगा, छत्तीसगढ़ का बेसिन। छत्तीसगढ़ का बेसिन किसे कहते हैं, तो आपको पता होगा महानदी, ठीक है। महानदी आप यहीं से होते हुए आपके छोटा नागपुर की दक्षिणी सीमा बनाते हुए, एक मिनट ध्यान से देखिएगा, ऐसे होते हुए यहाँ पर बहते हुए आपका कहाँ चले जाती है, बंगाल की खाड़ी में, है ना। तो ये जो महानदी है इसका जो, अब चूंकि प्रायद्वीपीय पठार का मैंने ढाल बताया था किस तरीके से, इस तरीके से है, इस तरीके से, है ना। इधर ऊंचाई है और इधर ढलान है। तो जो हम इसके ऊपरी नदी मतलब महानदी का जो ऊपरी बेसिन है वो आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है वो आपका, कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए अगर ये इस तरीके से प्रवाहित हो रहा है, इसका जो ऊपरी बेसिन है कहाँ पड़ता है, ये छत्तीसगढ़ में। फिगर थोड़ा सा छोटा है, उसमें हौच पौच हो जा रहा है तो आप यहाँ समझिए आराम से। तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, इसलिए महानदी की इस महानदी बेसिन को छत्तीसगढ़ वाले भाग में जो पड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ का बेसिन, ठीक। तो ये छत्तीसगढ़ का जो बेसिन है ये 2-3 चीजों के लिए बहुत फेमस है, उसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए। आपने सुना होगा चावल का कटोरा, तो इस भाग को छत्तीसगढ़ का चावल का कटोरा भी कहते हैं, क्योंकि जो महानदी का बेसिन है जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ का बेसिन भी कहते हैं, वहां पर धान की खेती बहुत अच्छे से की जाती है, बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। एक ये ध्यान रखिए। दूसरा, ये छत्तीसगढ़ का बेसिन जो है ये कोयले के भंडार के लिए, किसके, कोयले के भंडार के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो कोयला भी यहाँ पर बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है। तो ये आप लोग याद रखना, छत्तीसगढ़ के बेसिन संबंधित है। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन आपको बताना अति आवश्यक था तो मैंने बता दिया, ठीक है। ध्यान रहेगा आप लोग को। चलिए तो दंडकारण्य का पठार का मैंने आपको बताया कि ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्रा में विस्तृत है। आंध्रा का उत्तरी भाग, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग और उड़ीसा से थोड़ा हुआ सटा हुआ है, ठीक है। ये दंडकारण्य पठार का विस्तार है। बस्तर का पठार, दंडकारण्य पठार में बस्तर का एक पठार पाया जाता है, दंडकारण्य पठार का ही भाग है बस्तर का पठार। ध्यान रखिएगा इस बात को कि ये टिन किसके लिए, ये टिन धातु के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। टिन धातु का यहाँ पर क्या है, भंडार पाया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए हम लोग आते हैं छोटा नागपुर का पठार, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको कहीं किसी भी हाल में आप भूल नहीं सकते या छोड़ नहीं सकते। छोटा नागपुर का पठार पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो छोटा नागपुर पठार का देखिए थोड़ा सा, ठीक है। ये छोटा नागपुर का पठार है, देखिए। अब इसको क्या पहले बोलते हैं, अगर इसकी हम अवस्थिति देख लें पहले यहाँ पर, उसको और बातों मतलब इसके और बातों को बाद में देखते हैं, पहले इसकी अवस्थिति देख लें। देखिए ये छोटा नागपुर का पठार है। अगर इसके हम लोग इधर की बात करें तो यहाँ पर क्या पड़ता है आपका, इसी का जो विस्तार है थोड़ा सा, ठीक है। राजमहल की पहाड़ियां, क्या है, राजमहल की पहाड़ियां। इसके पूर्व में आप देख ही रहे हैं, सॉरी पश्चिम में क्या देख रहे हैं आप, बघेलखंड, है ना। इसके क्या है यहाँ पर, बघेलखंड। फिर इधर क्या पड़ती है आपकी, गढ़जात, टिकड़ापाड़ा और गढ़जात की पहाड़ियां। छोटा नागपुर पठार के बारे में बता रहा हूँ, गढ़जात और आते हैं यहाँ टिकड़ापाड़ा और गढ़जात, ठीक है। तो इसके दक्षिण में क्या होता है, गढ़जात की पहाड़ियां और टिकड़ापाड़ा मिलती हैं। इधर आपकी राजमहल मिलती है और यहाँ आपको सीधे सीधे दिख रहा है बघेलखंड, जो मैं पहले से बनाया हूँ। इस तरीके से इसकी अवस्थिति है, ठीक है।
इसको एक अग्रगभीर पठार भी कहा जाता है। अग्रगभीर पठार कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार का ये क्या है, ये आपका पूर्वी सिरा है ना, मैंने आपको बताया था। ये है आपका पूरा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा, जो आके यही जो आपका गोंडवाना लैंड का भाग था, जो आगे आके आपकी यूरेशियाई प्लेट से टकराया था और इस तरीके से भारत का निर्माण हुआ था और हिमालय का निर्माण हुआ था। और इसके इसी भाग पे आपका क्या है, छोटा नागपुर का पठार। तो आपको पता है जब ये प्लेट आके जब टकराया था यूरेशियाई प्लेट से, तो इधर का जो भाग है, ये जो भाग है आपका क्या हुआ था, अंदर जाके सबडक्ट हुआ था। इसलिए इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, अग्र गंभीर पठार। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखिए फोर डीप प्लेट्यू। क्या बोलते हैं, फोर डीप प्लेट्यू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अग्र गंभीर पठार का एग्जाम्पल क्या है आपका, ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन, सीधा सीधा आएगा। नागपुर का पठार किसका उदाहरण है, उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, एक रहेगा अग्र गंभीर पठार, तो आप आराम से मार दीजिएगा। इंग्लिश वाले में समझ लीजिएगा, अगर हिंदी थोड़ा सा क्लिष्ट लगे तो आप फोर डीप प्लेट्यू, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया फोर डीप प्लेट्यू। ठीक है, अब इसका देखिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा आदि राज्यों में विस्तार है। इसका विस्तार यहाँ पर मैंने छोटा सा बनाया हुआ है, लेकिन इसका जो विस्तार है वो आपका कहाँ है, पश्चिम बंगाल, झारखंड। ठीक है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा आदि राज्यों में इसका विस्तार है। कुछ कुछ आपका दक्षिणी बिहार से भी ये टच करता है छोटा नागपुर पठार। ठीक है, दक्षिणी बिहार में भी छोटा नागपुर पठार का विस्तार है। ठीक है, ग्रेनाइटी एवं नीस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है। ग्रेनाइटी एवं नीस प्रकार के चट्टानों से ये क्या है, निर्मित है। हर एक चीज को आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए अगला, महानदी, सोन, स्वर्णरेखा, दामोदर, शंख, कोयल। महानदी, सोन, स्वर्णरेखा, दामोदर, शंख, कोयल इत्यादि महत्वपूर्ण नदियां इस पठार पर प्रवाहित होती है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सारी नदियों को ओरिजिन छोटा नागपुर से पठार से हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो महत्वपूर्ण नदियां हैं जो मैंने आपको बताया, ये इस पठार पर प्रवाहित होके आगे बढ़ती हैं, मतलब इस पठार पर भी इनका प्रवाह है, जिसमें से स्वर्णरेखा और दामोदर तो इसी पठार से निकलती हैं। ठीक है, स्वर्णरेखा और दामोदर इसी पठार से निकलती हैं। और आपकी जो शंख और कोयल नदी है, शंख और कोयल नदी यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है, इसलिए महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि शंख और कोयल नदियों के संगम से ही आपकी ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है ना। शंख प्लस कोयल, दक्षिणी कोयल भी बोलते हैं इसको, यहाँ से निकलता है आपकी ब्राह्मणी नदी। और ब्राह्मणी नदी निकल के यहाँ से फिर कहाँ जाती है, आपके बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहली बात तो ये शंख और कोयल भी प्रवाह करती हैं, इसी छोटा नागपुर पठार पर मिलती हैं, और इनके मिलने से फिर जो ब्राह्मणी नदी बनती है वो इस पठार से होते हुए कहाँ जाती है, आपके बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट था, इसको आप लोग ध्यान रखिए। दामोदर नदी, अब देखिए दामोदर नदी इस पठार को इस मैंने यहाँ बताया कि दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी इसी पठार से ओरिजिन होती हैं। ठीक है, तो दामोदर नदी इसी पठार से ओरिजिन होते हुए इसको लगभग नॉट एग्जैक्ट पर लगभग 2 बराबर भागों में बांट देता है। इसको जो आपका छोटा नागपुर का पठार है, इसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। ये आपका क्या है, दामोदर नदी है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, लगभग 2 बराबर भागों में बांटते हुए कहाँ चला जाता है, आपको पता है ये दामोदर नदी। अच्छा, आप लोग नदी, मैंने अपवाह तंत्र बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ जाके वहाँ पर देखें चैनल को, आप लोग को सारे फैक्ट्स और जितनी भी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं आपको वहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये इसको क्या कर रहे हैं, 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो ये कौन सा होता है आपका हजारीबाग का पठार, और दूसरा क्या होता है, रांची पठार। मैंने पहले बताया छोटा नागपुर पठार आपका पश्चिम बंगाल और थोड़ा उड़ीसा और हल्का फुल्का दक्षिणी बिहार में विस्तृत है, जिसमें झारखंड का भाग ज्यादा है। ठीक है, झारखंड पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये है आपको दामोदर नदी कितने भागों में बांट दिया, आपको 2 भागों में, हजारीबाग और रांची के पठार में। ठीक है, ये आप लोग को याद रहेगा। खनिज से समृद्ध है, छोटा नागपुर का पठार आपका खनिज समृद्ध पठार है। क्या है, खनिज समृद्ध। ठीक है, यहाँ पर कोयला मतलब उत्कृष्ट किस्म का कोयला तो पाया जाता है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये आपका जो छोटा नागपुर पठार है, ये कोयले के भंडार के रूप में जाना जाता है। खनिज और अन्य प्रकार की भी खनिजें यहाँ पर पाई जाती हैं।
इसलिए खनिजों से समृद्ध होने के कारण या खनिज के दृष्टिकोण से ये काफी धनी होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूर प्रदेश। थोड़ा सा रूर प्रदेश के बारे में हम लोग जान लीजिए। रूर, ठीक है, इसे भारत का रूर कहते हैं। क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर के पठार को क्या बोलते हैं, इसको भारत का रूर प्रदेश, ठीक है, भारत का रूर प्रदेश। क्यों, देखिए रूर जनरली आपका जर्मनी में पाए जाने वाले खनिजों से समृद्ध क्षेत्र है, जर्मनी में है, ठीक है। कहाँ है, जर्मनी में, ध्यान रखिएगा। जो आपका ओरिजिनल रूर प्रदेश है वो कहाँ है, जर्मनी में है, वो भी खनिजों से काफी समृद्ध है। उसी की तरह आपका छोटा नागपुर पठार का भी जो क्षेत्र है वो खनिजों से समृद्ध है, इसलिए इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। ये आप लोग को जानकारी देना अति आवश्यक था। एग्जाम में कई बार, रूर प्रदेश तो कई बार पूछा है ये ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, ठीक है। इस तरीके से छोटा नागपुर पठार से संबंधित जितने खास बातें थी वो मैंने आपको कीवर्ड्स के रूप में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग इसको ध्यान से रखिएगा, ठीक है। अगला है आपका शिलांग का पठार। देखिए शिलांग का पठार, शिलांग के पठार को हम लोग मेघालय के पठार के रूप में भी जानते हैं। शिलांग के पठार को हम लोग मेघालय के पठार के रूप में भी जानते हैं। देखिए ये आपका मैंने पहले बताया कि ये जो आपका शिलांग का पठार है ये आपके प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वोत्तर का विस्तार है, पूर्वोत्तर में इसका विस्तार है। कहने का मतलब ये है कि जब हम अरावली ये बनाए तो इसी का जो विस्तृत रूप है एक यहाँ पर भी ऐसे पाया गया, ठीक है। और बीच में ये गैप हो गया, बताते हैं इस गैप के बारे में कहानी है, ठीक है। ये गैप है गया और इसीलिए ये पठार इसके साथ दिखाया जाता है क्योंकि ये इसी का विस्तार है, ठीक है। हमने शिलांग के पठार को आपको जब पूर्वांचल की मतलब पूर्वोत्तर हिमालय जब पढ़ा रहे थे उसमें भी मैंने उसको अलग से हेड करके बता दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखें, उसमें मैंने सारी जानकारी उससे रिलेटेड दी थी, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा दूंगा जितनी भी एग्जाम से रिलेटेड रहेगी। देखिए ध्यान दीजिए, पहली बात ये प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार का ये विस्तार है जो कि मैंने बताया आपको। राजमहल, गारो गैप या मालदा गैप, यही है आपका क्या है, राजमहल। मैंने बताया कि आपका ये छोटा नागपुर पठार से लगा हुआ ये क्या है, राजमहल की पहाड़ियां पड़ती हैं, फिर ये गैप पड़ता है और फिर ये शिलांग का पठार पड़ता है। इसी गैप को, ये जो आपको गैप दिख रहा है ना जिसमें बांग्लादेश बसा हुआ है, पश्चिम बंगाल है आपका, ठीक है, इसी गैप को हम लोग राजमहल, चूंकि इधर देखिए राजमहल की पहाड़ियां और इसी शिलांग के पठार में, इसी शिलांग के पठार में तीन ऐसे तीन छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम पाया जाता है। मान लीजिए अगर आपका राजमहल हो गया, ध्यान दीजिए ये आपका, अगर ये आपका राजमहल हो गया तो ये आपका क्या हो गया, गारो, ये खासी और ये जैंतिया, ठीक है। अब देखिए गारो राजमहल और इसके बीच में क्या हुआ, गैप, इसीलिए इसको बोलते हैं राजमहल गारो गैप, ठीक है। राजमहल गारो गैप या फिर इसी को मालदा गैप भी कहते हैं बांग्लादेश में, ठीक है, सॉरी पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर मालदा के नाम पे इसको क्या नाम दे दिया गया है, मालदा गैप। हालांकि इस गैप को गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा लाए गए अवसादों से पूरी तरीके से भर दिया गया है, ठीक है। इसलिए पूरी तरीके से क्या है, अवसादों से पूरी तरीके से समतल हो चुका है, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं, ओके। अब देखिए लिखा है राजमहल गारो जैंतिया मिकिर रेगमा। तो मैंने इसी जो शिलांग का पठार बता रहे हैं इसमें मैंने आपको बताया ना गारो खासी जैंतिया, आगे अब इसको बढ़ेंगे तो मिकिर, इधर ही शिलांग पठार का ही है, मिकिर और रेगमा, ठीक है। ये इस तरीके की छोटी छोटी पहाड़ियों में शिलांग पठार बटा हुआ है, ठीक है। राजमहल सॉरी गारो खासी जैंतिया मिकिर और रेंगमा, ठीक, ये आप जानकारी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद इन्हीं के गारो खासी जैंतिया के नाम पे ही यहाँ पर अलग अलग, जैसे गारो पहाड़ी पर गारो जनजाति, खासी पहाड़ी पर खासी जनजाति, जैंतिया पहाड़ी पे जैंतिया क्या जनजाति निवास करती हैं, ठीक है। ये भी एक फैक्ट आप जान लीजिए कि उनके नाम पर जनजातियों का भी विकास हुआ है, कई बार इनका क्रम पूछ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर मिकिर रेगमा को भी एक साथ बता दिया है। आप लोग ध्यान रखिए इसी तरह के विस्तार है। अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ पूछेगा क्या बोलेंगे, सबसे पहले गारो, फिर खासी, फिर जैंतिया, फिर मिकिर, फिर रेगमा,
ठीक है, और पूर्व से पूछेगा तो आप उधर से स्टार्ट करिएगा। ठीक, और हाँ, खासी, देखिए खासी लिखा हुआ है, इसमें मैंने लिखा है मासिन राम, और चेरापूंजी भी यहाँ रहेगा। तो एक चीज और है कि खासी पहाड़ी पे, मतलब इन्हीं शिलांग के पठार पे जो खासी पहाड़ी है, यही इसी खासी पहाड़ी पर ही आपका मासिन राम जो स्थल है, जहाँ पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वो जगह आपका खासी पहाड़ी पे पाया जाता है। इसलिए एक क्वेश्चन हो गया कि आपका मासिन राम जहाँ पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, वो कहाँ, किस पहाड़ी में पाया जाता है, तो उसमें दिया रहेगा गारो खासी जयंतिया, तो ऑप्शन में जरूर रहेगा। मिकिर रेगमा भी एक दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए आपको आंसर क्या मानना है, खासी, है ना, ये क्वेश्चन बन गया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा जान लीजिए कि क्यों इतना ज्यादा वर्षा होता है, क्योंकि जो गारो खासी जयंतिया होती है ना, उसमें जो खासी या फिर कह लीजिए ये पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियां हैं, मैं खासकर खासी की बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल कीपा कीपा इस कीप के आकार की इनका संरचना है, जहां पर जब इधर से बारिश घुसती है तो यहाँ पर, तो उसी कीपानुमा संरचना में वो क्या करती है, बारिश फंस के वहां पर अत्यधिक वर्षा करती है। तो ठीक है, आपका जो खासी पहाड़ी पे ही आपका मासिन राम और चेरापूंजी स्थल दोनों यहीं पर आपके खासी पहाड़ी पर ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो पूर्वी पठार और उससे रिलेटेड जितने फैक्ट थे, वो मैंने एक छोटे से वीडियो में यहाँ पर कंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है। कृपया अपना सपोर्ट बनाए रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों एक साथ पढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें हमको पर्वत श्रेणियाँ ही पढ़ना है, और वो बहुत महत्वपूर्ण है, उससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। क्रम पूछा गया है कई बार, तो कई बार किस राज्य से रिलेटेड है, उसमें नीलगिरी गांठ है, नीलगिरी गांठ किस किस राज्यों से संबंधित, इस तमाम तरह के क्वेश्चन रहेंगे। तो ठीक है, अपना सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखें, और दोस्तों से सपोर्ट शेयर करने के लिए ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।